हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। मैं हूं नीलम पांडे और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। पूरे इलेक्शन में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ट्राई कर रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में उनकी सरकार बने। हम पुष्कर सिंह धामी से पूछते हैं क्या चैलेंजेस रहे हैं 6 महीने में और क्या उनको लगता है उनकी सरकार बन पाएगी। सर, पहला प्रश्न, कैसा लग रहा है आपको माहौल? नहीं, मैं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर कोने-कोने में गया हूँ और मैं आश्वस्त हूँ। इस बार बड़ी बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है और हमने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार। तो हम अ, पूरा उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से अ, यहाँ पर बड़ी बहुमत की सरकार बनेगी। सर, कांग्रेस ये अलेज करती है कि जो आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं वो तो एक्चुअली उनके कार्यकाल में काम हुआ था। केदारनाथ की बात कहें, जहां पीएम ने मेडिटेट किया, उस गुफा की बात करें तो वो कहते हैं सारा काम तो हमने किया, श्रेय बीजेपी ले रही है। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और 3 सालों तक लोगों ने देखा था किस प्रकार से वहाँ मलबा पड़ा रहा, किस प्रकार से कचरा पड़ा रहा केदारनाथ जी में और अन्य स्थानों पर। कांग्रेस तो कहेगी कि 1947 के बाद हमने जो काम शुरू किए थे वो आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अपने समय में अगर उनको ये उन्होंने काम किए होते तो उनको आज ये कहने का अवसर नहीं मिलता। सर, एक साल में बीजेपी ने 3 सीएम से चेंज किए। इलेक्शन ईयर में आपको क्या लगता है ये मैसेज कैसे जाता है, पब्लिक कैसे नहीं देखती है? नहीं, पब्लिक में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है, जी। उस गाड़ी को गंतव्य तक पहुंचना है, बीच में ड्राइवर बदल गए जी। लेकिन गाड़ी गंतव्य तक पहुंची है। तो सर, जब चुनाव का जब रिजल्ट आ जाएगा तो ड्राइवर आप ही बने रहेंगे? मैंने कभी ड्राइवरी मांगी नहीं थी, मेरे को पार्टी ने काम दिया है, मैं काम कर रहा हूँ। जी। लेकिन सर, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई है कि सीएम कौन रहेगा? आपका ही सर हर जगह फेस है। नहीं देखिए, मैंने कभी भी अपने लिए पद की, अपने लिए किसी फेस की कभी मैंने कोई दावेदारी नहीं की है। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। जितना मेरा जितने मेरे अंदर ऊर्जा थी, जितनी मेरी क्षमता थी, जितना मेरा विवेक था, मैंने पिछले 6 माह में अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाया है। एक-एक पल और एक-एक क्षण पर काम किया है। तो इससे ज़्यादा मैंने कभी सोचा नहीं है। सर, अगर आप हम उपलब्धियों की बात करें तो क्या है, किस तरह से आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या आपने काम किया और क्या रहता है? नहीं, हम लोगों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए हैं, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में किए हों, चार धाम यात्रा में चलने वाली सड़कें हों, ऑल वेदर सड़कें हों, पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतमाला के जो सड़कें बनी हैं, उनकी बात हो, तो उस पर पहले तो कभी कुछ काम ही नहीं हुआ, सब पर इतना काम हुआ है। रेलवे का आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए पैसा स्वीकृत हो गया है। ब्रॉडगेज सर्वे का काम शुरू हो गया है। हमारी टिहरी की जाने वाली टनल का भी जो है डीपीआर बन रहा है। ऐसे अनेकों कार्य रेल के क्षेत्र में हो रहे हैं। इसी प्रकार से हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हो रहे हैं। हमारा देहरादून का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की प्रक्रिया चल रही है अभी। पहले 200 कैपेसिटी का होता था, 1600 कैपेसिटी का हो गया। पंतनगर का हवाई अड्डा हमारा बन रहा है, उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारियां हो रही हैं। पिथौरागढ़ हो, चाहे गौचर हो, चाहे चिन्यालीसौड़ हो, इन सभी हवाई पट्टियों को विस्तार देने की बात चल रही है, उसमें डीपीआर तैयार हो गई है। ऐसे अनेकों कार्य हैं और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से सभी को फ्री वैक्सीनेशन हुआ है और उत्तराखंड की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि जो 1750 रुपये की वैक्सीन है वो मुफ्त में लगाने का काम हुआ है पूरे देश की जनता को। इस दौरान जो है अन्न जो है गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश में भी 60 लाख लोगों को अन्न देने का काम हुआ है। राज्य सरकार ने भी दिया है, केंद्र सरकार ने भी दिया है। हमारे यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में एम्स यहाँ पर शुरू हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। उसके बाद आज हमारा दूसरा एम्स भी जो है उसका भी शिलान्यास हो गया है। ऊधम सिंह नगर कुमाऊं के लिए जो एम्स बनने जा रहा है। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है। रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज बन रहा है। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। सब प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई गई है। हर प्रकार के काम हुए हैं और हमने भी इस दौरान चूंकि चार धाम यात्रा नहीं चल पाई, पर्यटन का काम नहीं चल पाया, परिवहन वालों का काम नहीं चल पाया, उन सभी को हमने पैकेज से आच्छादित किया था। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों को भी हमने पैकेज दिया था। इसी प्रकार से जो हमारी महिला मातृशक्ति हैं, उन मातृशक्ति को भी हमने जो है जो स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे ग्राम संगठन हैं, उन सभी को हमने 119 करोड़ रुपए का अलग से भी पैकेज दिया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए प्रत्येक माह भरण पोषण की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री
महालक्ष्मी योजना चलाई है, उस योजना के माध्यम से भी हमने ऐसी बहनें जिनके 2 बच्चियों के पैदा होने पर उनकी माँ को और उनकी बेटी को जो भी आवश्यकताएँ होती हैं, कपड़े हैं, ओढ़ने-बिछाने का सामान है, उनके खाने का सामान है, वो महालक्ष्मी योजना के माध्यम से हमने अन्य सुविधाएँ भी देने का काम किया है। स्वरोजगार बढ़े, रोजगार बढ़े, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना हमने चलाई हैं। इसी माध्यम से जो पर्यटन की हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, उस योजना में भी हमने सब्सिडी को बढ़ाया है, जिससे कि उनका प्रोत्साहन हो, हमारा पर्यटन बढ़े और साथ ही साथ होम स्टे जैसी योजनाएँ हैं, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में ये होम स्टे योजना हमारे लिए हमारी आजीविका का और आर्थिकी का मुख्य आधार उत्तराखंड का बने। सर, आपने रोज़गार की बात की। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है, जहाँ एक तरफ वर्किंग जो एज पॉपुलेशन है 14% बढ़ी है, वहीं एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 10% से भी कम होते जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि जॉब ना होने की वजह से जो यूथ है, वो काफ़ी मतलब कंसर्न्ड है। नहीं देखिए, महामारी के कारण से भी कुछ प्रभावित हुआ है, लेकिन हम उत्तराखंड के अंदर रोजगार के साथ स्वरोजगार को दोनों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और हमने काम भी किया है, 24,000 जो सरकारी पद थे यहाँ पर, जी। उनमें हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। पुलिस की भर्ती यहाँ पर पिछले कई सालों से नहीं हो पाई थी। इस बार हमने पुलिस की भर्ती प्रक्रिया भी यहाँ प्रारंभ की है। अन्य पदों को भी हमने अन्य विभागों को भी हमने कहा है कि जहाँ-जहाँ सरकारी पद खोजे जा सकते हैं, उन सभी से सरकारी पद खोजे जाएँ और उनकी भर्तियाँ निकाली जाएँ। वो हमने एक उसके लिए पूरा रोड मैप बना दिया है और सबसे बड़ी बात है कि केवल सरकारी नौकरियों से ही जो है सारी बेरोज़गारी समाप्त नहीं होने वाली है। हम उसके लिए अलग से प्लान कर रहे हैं। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, हमारे होम स्टे जैसी योजनाओं को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारे लाखों लोगों को सीधे-सीधे अपना काम मिले और अपने काम के साथ वो दूसरे लोगों को भी जोड़ें उससे। सर, आपने देखा होगा डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। काफ़ी हिली रीजन से लोग अपने घरों को छोड़कर प्लेन्स की तरफ आ रहे हैं। इस माइग्रेशन को कैसे रोकेंगे? क्योंकि लोगों को अब ये लग रहा है कि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिस तरह के हॉस्पिटल होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर होना चाहिए, वो नहीं है, जो एक जो ज़रूरी मतलब एक होता है लोगों के लिए। तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा मतलब चुनाव में भी है। देखिए, बुनियादी सुविधाएँ तो चूँकि हम ले जाने का काम कर ही रहे हैं, जो डॉक्टर अस्पतालों में नहीं होते थे, वहाँ पर हमने डॉक्टरों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है और छोटी-छोटी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो खोलने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है, खोले भी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ पलायन एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। जी। मैं मानता हूँ आप जो कह रही हैं। और पलायन को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने पलायन आयोग भी बनाया, उस पर काम किया है। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे यहाँ पर जो लोग सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घरों के पास ही उनको कोई काम मिले। वहाँ पर उनको रोज़गार के साधन मिले और रोज़गार अगर मिल पाता है तो अच्छा है, नहीं तो स्वरोज़गार का साधन मिले। तो उसकी दिशा में हमने एक नया विचारों की श्रृंखला हमने आयोजित की है बीच में। हमने 10 सालों का एक रोड मैप सभी विभागों को कहा है बनाने के लिए। वो रोड मैप बना रहे हैं, उसके आधार पर सरकार भी आगे बढ़ी है और निश्चित रूप से जब पलायन रुकेगा, उनको वहाँ पर काम मिलेगा, तो ये समस्या हमारी धीरे-धीरे कम होगी। सर, एक बहुत बड़ी रीजनल एक राइवलरी जिसे कहा जाता है गढ़वाल और कुमाऊँ रीजन में होती है। आप खुद कुमाऊँ रीजन से आते हैं, तो आपको लगता है कि गढ़वाल रीजन में इसको लेके कुछ रिजेंटमेंट या नहीं, कुछ नहीं, कहीं इलेक्शन नहीं में है, मुद्दा कहीं उठा नहीं है, हुआ है? हमारा छोटा-सा राज्य है, 13 जिलों का राज्य है और जी। पूरे प्रदेश के अंदर सभी माताओं का, बहनों का, बड़े-बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का, सबका मुझे खूब स्नेह मिला है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है। ये लोगों के द्वारा पहले मनगढ़ंत बनाई गई चीज़ें हैं और पूरा उत्तराखंड आज मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैं और पूरे देश को एक किया हुआ है उन्होंने। तो हम तो छोटा-सा राज्य है, पूरे हम सब उत्तराखंडी हैं, पहाड़, प्लेन्स, मैदान, कुमाऊँ, गढ़वाल हर क्षेत्र हमारा अपना है। सभी लोग आज एक ही चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनना चाहिए और ये मेरी कोई सामूहिक यात्रा नहीं है, ये कोई मेरी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। उस यात्रा को सब लोग गंतव्य तक पहुँचा रहे हैं। सर, आपको लग रहा है कि क्या इस बार एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से? आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई ट्रायंगुलर इंटरेस्ट कोई भी नहीं है। केवल और केवल जो है आज एक तरफ़ा बीजेपी जीत रही है और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश में गया हूँ, मैंने देखा है जिस प्रकार से लोगों का उत्साह है। लोग केवल 14 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये दोनों ही पार्टियाँ केवल चुनाव के लिए आई हैं, इनके एजेंडे भी चुनाव के लिए हैं, चुनाव के बाद चले जाएँगे। सर, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा फार्म लॉस को लेके कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहाँ पे काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आपकी खुद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आप लोग किस तरह से वहाँ पर मतलब फार्म लॉस तो रिपील हो गए, आप लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं? जो अगर कुछ लोगों की कंसर्न्स थी उसको कैसे ठीक कर रहे हैं?
नहीं, नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। मैं स्वयं उस ज़िले का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ। किसान सब मेरे भाई हैं, उनको अच्छा लगता है कि मैं आज मुख्य सेवक हूँ, इसलिए निश्चित रूप से वो सारे लोग हमारे समर्थन कर रहे हैं। सर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका कुछ क्या प्रभाव होगा? क्या मतलब लोग इसको कैसे देखते हैं? सीएम थे और अब वो लड़ना भी नहीं चाह रहे इलेक्शन। नहीं, पूरी पार्टी को चुनाव लड़ाएँगे, उन्होंने अच्छा व्यक्त की है। उनका लाभ पार्टी को मिलेगा हर जगह। और काफ़ी सारे जो रेबल्स थे कुछ को तो आपने मना भी लिया है, लेकिन जो अभी रहते हैं उनसे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा सर इलेक्शन पे? देखिए, जो रह गए हैं उनको भी हम मना लेंगे। और सर बस एक लास्ट प्रश्न है, ये जो चार धाम का जो देवस्थानम बोर्ड है, आप लोगों ने एक डिसीजन लिया, आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से जो ये डिसीजन लिया गया, लोग उसको समझ पाएँगे या काफ़ी देर हो गई है उस डिसीजन को लेकर? नहीं, नहीं, वो तो हमने उसके लिए कमेटी बना दी थी। मैं पहले दिन जिस दिन मैंने कार्यभार सँभाला था, उसी दिन सब लोग मुझे मिले थे। जी। देवस्थानम को लेके हमारे यहाँ हकूकदारी हैं, पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज के लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। सभी लोगों ने कहा था कि ये वापस लिया जाना चाहिए। हमने उसके लिए कमेटी बनाई, कमेटी ने 3 महीने तक काम किया और काम करने के बाद मंत्रिमंडल की उप समिति हमने बनाई। सारी रिपोर्टें आने के बाद हमने उसमें निर्णय लिया और सब लोग समझते हैं, सभी लोगों ने आने के बाद हमारा एक तरह से आभार भी व्यक्त किया, सब लोगों में प्रसन्नता है। सर बस एक लास्ट प्रश्न, मुझे पता है मैंने आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन स्टेट को बने हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन जो एक परमानेंट कैपिटल की बात है, गडसेंड की बात है, वो उस पे अभी तक कुछ मतलब काम नहीं हुआ है। उसको आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, गैरसैंण हमारी सरकार ने राजधानी ग्रीष्मकालीन उसको घोषित कर दिया है और आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का बना है उसमें और डेवलपमेंट होगा, काफ़ी काम आगे होने हैं, वो सब होंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। दिस इज़ नीलम पांडे विद सुरेश सिंह बिष्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम देहरादून।